एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं ग्लैंड्स की, ठीक है। ग्लैंड्स, तो बेटा मैंने आप लोगों को देखो एनिमल हिस्टोलॉजी में बताया था कि ग्लैंड्स जो होती हैं थ्री टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बस आपको सुनते रहना है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। बेटा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इनका जो हार्मोन या सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू जाता है। अगर किसी ग्लैंड का सिक्रीशन डक्ट के थ्रू जाए तो हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं डक्टेड ग्लैंड, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डक्टलेस होती हैं, यानी कि इनके पास डक्ट नहीं होती। तो जब इनके पास डक्ट नहीं होती तो ये टारगेट ऑर्गन पे या टारगेट टिश्यू पे जहां पे इसको फंक्शन करना है, वहां पर इसका सिक्रीशन या हार्मोन किसके थ्रू जाएगा? वेन्स और लिम्फ की हेल्प से जाएगा। किसकी हेल्प से जाएगा? जल्दी से वेन्स बताओ। वेन्स और वेन्स लिम्फ। एंड लिम्फ। हाँ, वेन्स और लिम्फ की हेल्प से जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम नाम देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और जिसके पास एंडोक्राइन यानी कि दोनों पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखवाई है एक्सोक्राइन ग्लैंड की, कि these are ducted glands, so they secrete secretion over the target tissue or organ directly or indirectly through duct। मैं एनिमल हिस्टोलॉजी में समझा चुका हूँ यस कि सर। वो ग्लैंड्स जो टारगेट ऑर्गन पे या टारगेट टिश्यू पे जिस पे उसको फंक्शन कराना है, ठीक है, उसके पास सिक्रीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भेजेगी, लेकिन ऑलवेज किसके थ्रू भेजेगी? डक्ट के थ्रू भेजेगी। इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड। तो जितनी भी बेटा इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उन सभी का डाइजेस्टिव जूस किसके थ्रू जाता है? डक्ट के थ्रू जाता है। जैसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हमने कहा बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन आता है, किसके थ्रू आता है? डक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। हमने कहा स्टोमक, स्टोमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, किसके थ्रू सिक्रीशन आता है? गैस्ट्रिक डक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन की बात करो तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीबर कून, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं जल्दी बताओ? एक्सोक्राइन ग्लैंड के। किसके एक्सोक्राइन एग्जाम्पल? ग्लैंड। ठीक है। एक्सोक्राइन अच्छा, ग्लैंड। हाँ, अच्छा डाइजेस्टिव ग्लैंड के अलावा भी क्या कोई और भी ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है? यस बिल्कुल, जैसे स्वेट ग्लैंड जिनसे पसीना निकलता है, स्वेटिंग। सिबेसियस ग्लैंड जिनसे सीबम निकलता है। टीयर ग्लैंड जिनसे आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं। मेमरी ग्लैंड जिनसे मिल्क निकलता है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये ऑलरेडी मैं एनिमल हिस्टोलॉजी में भी एग्जाम्पल लिखा चुका हूँ। क्लियर है? यस सर। सेकंड नंबर पे आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, तो ये अपना सिक्रीशन किसके अंदर डाल देंगी? वेन्स और लिम्फ के अंदर डाल देंगी। और वेन्स और लिम्फ की हेल्प से वो टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू के पास हार्मोन या सिक्रीशन जाएगा और वहां पर क्या करेगा? अपना फंक्शन परफॉर्म कराएगा। जैसे तो देखो लिखा है दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, सो दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू और ऑर्गन बाय पोर सिक्रीशन इनटू द वेन्स और लिम्फ। क्लियर? तो एग्जांपल क्या है? जैसे पीट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस में से अटैच रहती है। पीनियल ग्लैंड जो हमारे एपिथैलेमस ऑफ ब्रेन से कनेक्ट रहती है। थायराइड ग्लैंड जो ट्रैकिया के ऊपर होती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो ट्रैकिया थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की तरफ होती है। थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के पीछे, हार्ट की डोर्सल साइड में होती है। एडिनल ग्लैंड जो किडनी के टॉप पोर्शन पे होती है, यानी कि सुपीरियर पोजीशन पे होती है, इसीलिए एडिनल ग्लैंड को बोलते हैं सुपरा रीनल ग्लैंड। इसके बाद आता है मिक्स ग्लैंड जिसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसमें देखो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट प्रेजेंट। जिस ग्लैंड के अंदर दोनों पार्ट हो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट, उसे बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। जैसे एग्जांपल है पेनक्रियाज। मैंने आपको बताया था पेनक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर वाले को बोलते हैं मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है और उससे रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इसीलिए वो एक्सोक्राइन पार्ट है। यस या नो? यस Yes. सर। यस सर। और जो इनर पार्ट होता है पैनक्रियास का, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? मेड्यूला। और उसको एक स्पेशल नाम दिया मेड्यूला। जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यस सर। आइसलेट ऑफ Yes. लैंगरहैंस। और ये एंडोक्राइन पार्ट है। इसमें थ्री टाइप के सेल्स हम पढ़ेंगे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है। यस सेकेंड सर। एग्जाम्पल जो आता है मिक्स ग्लैंड में वो आता है गोनेड्स।
जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं और फीमेल में क्या होती हैं, ओवरीज। तो मेल के अंदर गोनेट्स क्या है, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर गोनेट्स क्या है, ओवरीज। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्स ग्लैंड का। क्लियर। तो हमें यहाँ पे बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं पढ़नी है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं और एनिमल हिस्टोलॉजी में पढ़ चुके हैं। हमको यहाँ पे मिक्स ग्लैंड भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं, डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, केवल और केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या पढ़नी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बाद हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, अब मैंने कहा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू और ऑर्गन थ्रू वेन्स और लिम्फ। यानी कि वो आइसोलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिस्टम जो टारगेट ऑर्गन पर या टारगेट टिश्यू पर वेन्स और लिम्फ की हेल्प से क्या करता है, एक्ट करता है। ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और बेटा एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके फंक्शन की स्टडी को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। देखो लिखा है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स फंक्शन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। बताओ एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलते हैं? थॉमस एडिसन को। यानी कि थॉमस एडिसन जो है सबसे ज्यादा इन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम किया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी अभी ग्लैंड से स्टार्ट नहीं हुई है। चलिए, व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या है? देखिए, हार्मोन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है? सेक्रेटिन। कौन सा हार्मोन है, जल्दी बोलो। सेक्रेटिन। आप लोग याद करो, डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा था, सेक्रेटिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। किससे निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्लियर। तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, तो आप कहोगे सेक्रेटिन। और सेक्रेटिन को कहां से सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ काफ। काफ क्या होता है? बछड़ा। गाय का जो बच्चा होता है बछड़ा, उसको काफ बोलते हैं। उसके स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहले निकाला गया था। अरे बोलिए, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड Yes, हार्मोन, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था सेक्रेटिन, एंड फर्स्ट सिंथेटिक हार्मोन जिसको सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू, उसका नाम था इंसुलिन। तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट सिंथेटिक हार्मोन इन ए लेबोरेटरी विच इज फॉर्म्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस इज इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक है। और और बायोटेक्निकल फॉर्म ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड ह्यूमुलिन। क्या बोलते हैं उसे? ह्यूमुलिन। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से जब हम लेबोरेटरी के अंदर इंसुलिन बनाते हैं तो हम उसे इंसुलिन नहीं कहते, हम उसे क्या नाम देते हैं? ह्यूमुलिन। क्या नाम देते हैं? ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन। ठीक है। अच्छा, हार्मोन है क्या? अच्छा, जैसे आप लोग, मैंने कहा कि हार्मोन बने किसके रहते हैं, इनकी केमिकल नेचर्स क्या है। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जैसे प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे मैंने कहा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं फैटी एसिड के बने होते हैं, कुछ हार्मोन अमाइनो एसिड के बने हुए हैं। तो बेटा जैसे सपोज मेरे को अगर जैसे इंसुलिन है और इंसुलिन प्रोटीन का बना हुआ है और मेरी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं इंसुलिन को पीने से मेरे बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी क्योंकि वो प्रोटीन का बना हुआ है? नो सर। नो। नो सर। क्योंकि हार्मोन जो होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, यानी कि इंसुलिन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कभी भी न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है। इसीलिए जो हार्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये एक सेल से इंफॉर्मेशन को दूसरी सेल के पास ले जाने का काम करते हैं, यानी कि केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। और हार्मोन हमेशा ट्रेस अमाउंट में, यानी कि लो अमाउंट में रिलीज होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन ज्यादा होना है तो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होंगे, हार्मोन की थोड़ी सी अमाउंट से ही फंक्शन परफॉर्म्ड हो जाता है। अरे बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? आ गई Yes, सर। sir. तो ये सारे पॉइंट्स देखो यहाँ लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, इट कैन बी डिफाइंड एज
नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as a intercellular messenger that are produced in trace amount मतलब बहुत कम अमाउंट में बनते हैं. फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इज सेक्रीटीन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ काफ. ठीक है. अगला है फर्स्ट हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय बायोटेक्नोलॉजी इज इंसुलिन. बायोटेक्निकल फॉर्म ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड, जल्दी बताओ. ह्यूमोलिन. Humulin. ह्यूमोलिन. Humulin. चलिए अगला पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम. यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है. देखो रटना नहीं है. एंडोक्राइन सिस्टम अपने एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने मैसेज को या अपनी इंफॉर्मेशन को भेजने में यानी कि सेंड करने में और रिसीव करने में किसके थ्रू करती हैं, हार्मोन्स की हेल्प से करती हैं. किसकी हेल्प से करती हैं जल्दी बताओ. Hormones. हॉर्मोन्स की हेल्प से. हार्मोन की हेल्प से. ठीक है. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है. यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करना और उसको रिसीव करने में किसके थ्रू करता है, हार्मोन्स. यानी कि जैसे कहीं पे उसे इंफॉर्मेशन भेजनी है तो हार्मोन के थ्रू भेजेगा, कहीं से इंफॉर्मेशन लेनी है तो हार्मोन के थ्रू लेगा. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम. जबकि नर्वस सिस्टम अपनी इंफॉर्मेशन को भेजने में और लाने में किसके थ्रू करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में लेता है. किसकी फॉर्म में लेता है, Electrical Electrical impulses. impulses. तो आप खुद सोच के बताओ इलेक्ट्रिकल. एंडोक्राइन सिस्टम डायरेक्टली ऑर्गन से कनेक्ट है या नर्वस सिस्टम डायरेक्टली ऑर्गन से कनेक्ट है. सोच के बताओ बेटा. नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट हुआ ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम ये Yes, sir. नर्वस सिस्टम है और ये कोई ऑर्गन है. तो नर्वस सिस्टम और ऑर्गन के बीच में क्या है, नर्व है. तो नर्व के थ्रू डायरेक्टली कनेक्शन हो गया ना. जबकि एंडोक्राइन सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है डक्टलेस है. तो सबसे पहले वो अपना सिक्रीशन ब्लड में डालेगा और ब्लड की हेल्प से वो पहुंचेगा उस ऑर्गन के पास. तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ ना. लेकिन नर्वस सिस्टम के बीच में क्या है और ऑर्गन के बीच में नर्व्स. अरे बोलो. Yes, sir. Yes, तो sir. डायरेक्टली कनेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ. Nervous system. Nervous system. और एंडोक्राइन सिस्टम इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है. बोलो यस या नो. अच्छा Yes, sir. चलिए अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की, तो नर्वस सिस्टम में फास्टर होगी या फिर एंडोक्राइन सिस्टम में फास्टर होगी. नर्वस सिस्टम में. नर्वस सिस्टम में, Nervous. क्योंकि उसमें इम्पल्सेस की फॉर्म में जा रही है, इसमें हार्मोन्स की फॉर्म में जा रही है. तो हार्मोन्स पहले रिलीज होंगे, फिर वो ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू पहुंचेंगे, तब जाके फंक्शन करेंगे. तो यानी कि ये स्लो एक्शन रहेगा, है ना, और वो फास्ट एक्शन रहेगा. तो ट्रांसमिशन जो होगा फास्टर नर्वस सिस्टम में होगा और एंडोक्राइन सिस्टम में कैसा होगा, स्लोवर होगा. अरे बोलिए. यस सर. ठीक है. तो ये बताइए फिर रेस्पॉन्स फास्ट किस में होगा, नर्वस सिस्टम में या एंडोक्राइन Nervous. सिस्टम. Nervous system. नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में यानी कि जो रेस्पॉन्स होगा वो भी नर्वस सिस्टम में फास्ट होगा और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, स्लो होगा. क्लियर है सबको. Yes, अच्छा sir. ये बताइए लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम के लिए किस में होगा इफेक्ट, रेस्पॉन्स, एंडोक्राइन सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में. एंडोक्राइन. एंडोक्राइन सिस्टम में. बेटा बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपके घर से, आप सब म्यूट कर दो. जिसके यहाँ पे ज्यादा शोर मचता है वो मत अनम्यूट किया करो, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है. एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसका जो इफेक्ट रहता है वो लॉन्गर टाइम के लिए रहता है, जबकि नर्वस सिस्टम का इफेक्ट कैसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कम टाइम के लिए. क्लियर हो रहा है आप लोगों को. Yes, यस sir. सर. ठीक है. अच्छा एक चीज और बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम में नर्वस सिस्टम केवल उसी जगह पर इफेक्ट डालेगा जहां पर नर्व सप्लाई है. जिस सेल्स के अंदर नर्व सप्लाई है केवल उसी जगह पे नर्वस सिस्टम क्या करेगा, रेस्पॉन्स शो करेगा. लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम टारगेट ऑर्गन के सभी टिश्यू और सेल्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा. क्यों, क्योंकि वो रिलीज हो गया ब्लड के अंदर और ब्लड के थ्रू पहुंचेगा तो वो पूरे टारगेट ऑर्गन के सेल्स और टिश्यू पे इफेक्ट डालेगा. लेकिन नर्वस सिस्टम केवल उसी सेल्स या उसी टिश्यू को रेस्पॉन्स देगा जिसके पास नर्व सप्लाई होगी उसकी. नई बात समझ, नई बात समझ में आई? बैठ गई आगे दिमाग में सारी बातें. तो देखिए तो अब देखिए डिफरेंस आ गए. अब देखो डिफरेंस आपको अच्छे समझ में आएंगे. पहला डिफरेंस, it receive and sends the information in the form of chemicals called hormones. एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के थ्रू भेजता है, नर्वस सिस्टम
It receive or send information in the form of electrical impulses. Second point, system has not direct connect with every part under its control. ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, जबकि नर्वस सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पार्ट्स अंडर इट्स कंट्रोल, ताकि उसका कंट्रोल हो सके। ठीक है, अगला देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंपैरेटिवली स्लोअर। एंडोक्राइन सिस्टम में स्लो होता है ट्रांसमिशन, लेकिन नर्वस सिस्टम में रैपिड होता है। उसके बाद रेस्पॉन्स जो होता है कंपैरेटिवली स्लोवर होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, लेकिन इसमें कैसा होता है, वेरी क्विक, यानी कि फास्ट होता है। यहाँ पे रेस्पॉन्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, जबकि यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और मैंने आपको ये बताया था, रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस बाय ऑल सेल्स ऑफ टारगेट टिश्यू। मैंने कहा था एंडोक्राइन सिस्टम सारे के टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन की सभी सेल्स पे इफेक्ट डालेंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम केवल उसी जगह पर इफेक्ट डालेंगे जहां पर उसकी क्या होगा, इनर्वेशन होगा, यानी कि सप्लाई होगी। तो देखो लिखा है, रेस्पॉन्स इज लिमिटेड नर्वस सिस्टम में टू ओनली दो सेल्स विच आर इनर्वेटेड बाय न्यूरॉन्स। इनर्वेटेड का मतलब सप्लाइड बाय न्यूरॉन्स। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। सबको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना? रटना नहीं पड़ना ना, दिमाग चल रहा है ना अब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, अगला जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, आप बिल्कुल धमाका कर दोगे वहां पर, लेकिन बस ये है कि आपको रटनी नहीं है, चीजें समझनी है। अगला है सिमिलरिटी बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। हार्मोन्स और एंजाइम में क्या सिमिलरिटी है? देखिए, पहली सिमिलरिटी, 4 सिमिलरिटी मैंने यहाँ पे दिखाई है जिसपे क्वेश्चन आता है। पहला है बोथ आर स्पेसिफिक इन नेचर। दोनों ही स्पेसिफिक होते हैं, हार्मोन भी और एंजाइम भी। जैसे मैंने एंजाइम की बात करी, मैंने कहा लैक्टेज एंजाइम है तो वो लैक्टोज शुगर पे काम करेगा, माल्टोज पे नहीं करेगा, इसका मतलब वो भी स्पेसिफिक हो गया। सेम इसी तरीके से हार्मोन है, अगर हार्मोन लंग के ऊपर काम करता है तो वो ऐसा नहीं है लीवर पे काम कर देगा, यानी कि वो भी नेचर में कैसा है, स्पेसिफिक। क्लियर? अगला है बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। दोनों ही वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में घुल जाते हैं। बोथ आर परमेबल विद प्लाज्मा लेमा ऑफ सेल, यानी कि जो सेल की प्लाज्मा लेमा है, दोनों से हार्मोन भी और एंजाइम भी आ जा सकते हैं, यानी कि पार हो सकते हैं, परमेबल है। बोथ हैव लो रिक्वायरमेंट, यानी कि ट्रेस अमाउंट फॉर एक्शन, यानी कि चाहे एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो, दोनों की लो अमाउंट यानी कि ट्रेस अमाउंट पे ही एक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं उनकी अमाउंट ज्यादा चाहिए, कम अमाउंट पे ही ये एक्शन कर देते हैं हार्मोन और एंजाइम। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। आगे सर। अगला है डिसिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। क्या डिसिमिलरिटी? अभी तक हमने सिमिलरिटी बताई थी, अब हम बात कर रहे हैं डिसिमिलरिटी की। तो बेटा जो एंजाइम्स होते हैं ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि हार्मोन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम जो होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि हार्मोन्स ऑल हार्मोन्स नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी कि सभी हार्मोन प्रोटीन के नहीं बने होते। अच्छा, 2 ऐसे हार्मोन का नाम बताओ जो प्रोटीन के बने होते हैं, मैंने अभी बताए थे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है। अच्छा, एक ग्लूकागॉन। पॉइंट और, एक छोटा सा पॉइंट और है एंजाइम। मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था कि जो एंजाइम होते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो अनचेंज्ड फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और फिर से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, मतलब, sir. इसका मतलब एंजाइम जो होते हैं रीयूज्ड हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद फिर से यूज हो सकते हैं एंजाइम। लेकिन जो हार्मोन्स हो जाते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी कि जब से अगली बार इस फंक्शन को चाहिए होगा तो हार्मोन फिर से रिलीज होगा, हार्मोन फिर से रिलीज होगा ग्लैंड से, यानी कि जितनी बार फंक्शन हो रहा है उतनी बार हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, और उस और रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा ना होता तो Yes, जैसे sir. डायबिटीज की किसी को प्रॉब्लम है और इंसुलिन उनमें कम बनता है, तो अगर वो रीयूज होते तो इंसुलिन एक बार ब्लड में रिलीज हो जाता और बार बार यूज होता रहता, फिर तो जरूरत ही क्या थी। लेकिन हर बार हार्मोन हर बार रिलीज होता है और हर बार सेम फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसका मतलब हार्मोन एक बार रिएक्शन को कंप्लीट करके या एक बार फंक्शन करके क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि एंजाइम क्या हो जाता है, रीयूज्ड हो जाता है। नई बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया सब? Yes, आगे sir. sir. Yes, sir. आगे। चलिए, अगला आता है, अगला टॉपिक आता है एंडोक्राइन ग्लैंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस एंडो, अभी सबसे पहले हाइपोथैलेमस, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। हाइपोथैलेमस समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस होता क्या है। क्या आपने आज से पहले हाइपोथैलेमस कहीं पढ़ा है? अभी पढ़ा था सर पिछले चैप्टर में। यस सर। ठीक है, चलो याद है। तो मैं आपको एक मिनट रुको, हाइपोथैलेमस समझाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है सबको? स्ट्रक्चर दिख रही है सबको? यस सर। बहुत आराम आराम से बताऊंगा हाइपोथैलेमस और पीट्यूटरी ग्लैंड के बीच में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से काम होता है। बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 90% में यही याद करा दूंगा आपको, 95%। बस आपको पार्टिसिपेट करना है। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। दिखाई दे रहा है आपको? कलर बदलू क्या? Yes, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन होता है, और एक क्या होता है? हाइंड ब्रेन। ठीक है, और मैं तो फिलहाल हम यहाँ पे ब्रेन तो पढ़ चुके हैं। अब मैंने फोर ब्रेन के आपको 3 पार्ट बताए थे। सबसे आगे ऑल्फैक्टरी लोब था, फिर सेरिब्रम था, और उसके बाद क्या था? हाइपोथैलेमस, यानी कि डायंसिफ्लॉन, है ना। डायंसिफ्लॉन के वेंट्रल सरफेस को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो, तो देखो बेटा, Yes. हाइपोथैलेमस से स्टॉक के थ्रू, स्टॉक को बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। स्टॉक क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा है कि कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल्स होती है तो उसकी एक डंडी होती है, दैट इज कॉल्ड पेडिकल, या उसको बोलते हैं स्टॉक। तो वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, ये एक स्टॉक है इन्फेंडिबुलम। ठीक है, स्टॉक को इन्फेंडिबुलम भी कहते हैं। तो के थ्रू एक ग्लैंड लगी होती है जिसको हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक स्टॉक के थ्रू किससे कनेक्ट रहती है? हाइपोथैलेमस और ब्रेन से कनेक्ट रहती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं स्टॉक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? स्टॉक्ड ग्लैंड। स्टॉक ग्लैंड। ठीक है, और बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सभी के फंक्शन को रेगुलेट करती है। इसीलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम नाम देते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या नाम देते हैं, जल्दी बताओ? मास्टर ग्लैंड। मास्टर मास्टर ग्लैंड। ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। और बेटा ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका जो साइज होता है वो 1.5 mm होता है, और इसका वेट जो होता है 0.5 ग्राम होता है, और इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये तो सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, यानी कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सभी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर? अब बेटा Yes. याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बोन बताई थी जो कि फ्लोर ऑफ क्रेनियम बनाती थी, जिसको हम नाम देते थे स्फिनोइड बोन। याद आया? दिखाया था Yes, structure? sir. बटरफ्लाई Yes, स्ट्रक्चर। sir. हाँ, हाँ, बटरफ्लाई शेप में थी स्फिनोइड बोन, और उसके बीच में एक सैडल शेप्ड कैविटी थी जिसको नाम दिया था सीला टर्सिका कैविटी। यस याद सर। आया? Yes, sir. ठीक है, इस सीला टर्सिका कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रखी रहती है। बात समझ में आई? बोलो हाँ। यस। ठीक है, हाँ। यस सर। चलिए चलिए, अब बेटा, अब इसकी थोड़ी सी मार्फोलॉजी पढ़ लेते हैं, एनाटॉमी पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। आगे वाले पार्ट को आप नाम देते हो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट। और ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 75% होता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि इसमें न्यूरॉन पार्टिसिपेट करती है, मैं बताऊंगा बाद में। और इसको एक और नाम देते हैं पार्स नर्वोसा। क्या कहते हैं इसको? पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं इसको, पार्स नर्वोसा भी। और ये अप्रोक्सीमेटली 25% पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है ये? 25%। 25%. हाँ,
अप्रोक्सीमेटली 25% पार्ट होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम एडिनो हाइपोफाइसिस पढ़ेंगे यानी कि एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का पढ़ेंगे, और उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट पढ़ेंगे यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला जो पार्ट होता है, या ठीक है, एंटीरियर पार्ट 75%, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टेलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। यानी कि एंटीरियर लोब के कितने पार्ट हो गए? 2। तो देखिए, 2 ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये तो पार्स डिस्टेलिस है, और ये जो ब्लैक सी लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया। यस सर। इंटरमीडिया, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, पार्स डिस्टेलिस जो होता है बेटा, पार्स डिस्टेलिस से जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है सभी सेक्रेट होते हैं एक्सेप्ट एमएसएच। केवल मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को छोड़कर बाकी सारे हार्मोन कहां से सेक्रेट होते हैं? पार्स डिस्टेलिस पार्ट ऑफ एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस। अरे नहीं समझ में आ रही? यस सर। Yes, sir. देखो लिखा है ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रीट एक्सेप्ट एमएसएच। तो अब क्वेश्चन उठता है, ये एमएसएच कहां से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है पार्स इंटरमीडिया से, सेक्रीट एमएसएच। और एमएसएच की फुल फॉर्म है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नई बात समझ में आई आप लोगों को? आगे सर। आ गई अब सर। अब क्वेश्चन उठता है कि पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो पहला हार्मोन का नाम है जीएच, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, या इसको बोलते हैं एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। पहला हार्मोन का नाम बताइए क्या है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। हाँ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। देखो जितना बोलोगे ना चीजें मेमोरी में उतनी चीजें जाएंगी। सेकेंड हार्मोन का नाम है टीएसएच, आगे नाम लिखे हुए हैं इसके, टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, थर्ड हार्मोन का नाम है एसीटीएच, जिसको बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसके बाद Yes, फोर्थ sir. हार्मोन का नाम है जीएनएच, जिसको बोलते हैं गोनेटोट्रोपिन हार्मोन। और बेटा गोनेटोट्रोपिन हार्मोन में दो हार्मोन आते हैं, दो हार्मोन का ये कॉम्बिनेशन होता है, एक एफएसएच का और एक एलएच का। एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एलएच का दूसरा Yes. नाम आईसीएसएच भी है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद आता है पीआर एच, यानी कि प्रोलैक्टिन। हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन sir. हार्मोन। तो ये जो 5 हार्मोन मैंने आपको बताए हैं, ग्रोथ हार्मोन, जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, जीएनएच और पीआरएच, ये पांचों के पांचों हार्मोन पास डिस्टेलिस से सेक्रेट होते हैं। और छठा जो हार्मोन बचा एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो किससे रिलीज होता है? पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है। किससे रिलीज Yes, होता है? sir. जल्दी बोलो। Pars intermedia. पार्स इंटरमीडिया से। ठीक है, अच्छा। अब क्या होता है, जो ये बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कैसे करता है? तो बेटा हाइपोथैलेमस से आरएच और आईएच रिलीज होते हैं। आरएच को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और आईएच को बोलते हैं इनिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक वेन के नेटवर्क से कनेक्ट होता है। उस वेन के नेटवर्क को हम नाम देते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? Hypophyseal portal. हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो जब पास डिस्टेलिस से सपोज हार्मोन रिलीज होना है, तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की हेल्प से भेजेगा, और फिर पास डिस्टेलिस से वो हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और जब रिलीज हो जाएगा, अगर उसको बंद करना है तो ये क्या करेगा? इनिबिटरी हार्मोन को हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से भेजेगा, और वहां पर जाके एडिनो हाइपोफाइसिस में वो हार्मोन क्या हो जाएगा? इनिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नई बात समझ में आई? तो इस तरीके से रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन को हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की हेल्प से एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता रहता है, और हार्मोन को रिलीज करता रहता है, और इनिबिट करता रहता है, और उसको रेगुलेट करता है। नई बात समझ में आई? आगे सर। आगे सर। आ गई? तो आ गई सर। अगर आपसे ये पूछें
कि एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किसके थ्रू कनेक्ट है, तो आप कहोगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कनेक्ट है। नई बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं। पोस्टीरियर पार्ट को, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, या इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। यस सर। पार्स नर्वोसा। इससे बेटा 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक हार्मोन का नाम है एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसका एक दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। ये सेक्रेट होता है। और दूसरे हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये कहाँ बनते हैं? ये दोनों हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में। कहाँ बनते हैं, जल्दी बोलो? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस। Hypothalamus. हाँ, और स्टोर होते हैं जाकर कहाँ पर, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। क्लियर? तो बेटा Yes. क्या होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियाई। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर। ठीक है। Nuclei. अब ये यहाँ पर 2 तरीके के न्यूक्लियाई मिलते हैं। एक होते हैं बेटा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई यहाँ पर एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाते हैं, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाते हैं। और वो हार्मोन जो है न्यूरॉन के एक्सॉन की हेल्प से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में चले जाते हैं, और एक्सॉन के टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक नोब। यहाँ पर उसको नाम दिया जाता है हैरिंग बॉडीज। क्या नाम दिए जाते हैं यहाँ पर? Herring Herring body. bodies. हैरिंग बॉडीज। ठीक है। तो जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बना है, जैसे एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वो एक्सॉन या न्यूरॉन्स की हेल्प से जाकर हैरिंग बॉडीज में जाके स्टोर्ड हो जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है। इसका मतलब यह है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन तो हाइपोथैलेमस में हो रहा है, लेकिन स्टोरेज कहाँ पर हो रहा है? हैरिंग बॉडीज ऑफ एक्सॉन में। और वो कहाँ पर? इन न्यूरोहाइपोफाइसिस। नई बात समझ में आई? आ गई सर। आ गई sir. Yes, sir. आ गई? समझ में आ रहा है सबको? Hmm. ठीक है। यस इसका सर। मतलब sir. एडीएच को कौन सा न्यूक्लियाई बनाता है? सेक्रीट फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इन हाइपोथैलेमस। ठीक है। यस सर। और ऑक्सीटोसिन को कौन बनाता है, कौन सेक्रीट करता है? सेक्रीट फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई इन हाइपोथैलेमस। ठीक है। और ये दोनों हार्मोन स्टोर्ड कहाँ होते हैं? इन हैरिंग बॉडीज ऑफ एक्सॉन और न्यूरॉन इन न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है। और बेटा इन दोनों हार्मोन को, एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन को हम न्यूरो हार्मोन कहेंगे, क्योंकि बने तो ब्रेन में है ना। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों हार्मोन Yes. कैसे हैं? न्यूरो हार्मोन। क्या है ये? Neurohormone. न्यूरो हार्मोन। तो बेटा आपको कहानी समझ में आई सब लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. तो ये नोट्स में मैंने पूरा बना रखा है, वहां पे मैंने कलर कर रखा था, यहाँ पूरा बना हुआ है, तो इसको बनाने की जरूरत है नहीं, सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। चलिए अब मुझे ये बताइए, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। इतना सोचना पड़ गया। और एडिनो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस से जोड़ कौन रहा है? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। और न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस से कौन कनेक्ट कर रहा है? एक्सॉन्स। एक्सॉन। अरे क्लियर है? यस तो सर। Yes, sir. लिखा है hypothalamus is an anatomical and physiological connection between nervous system and endocrine system. Hypothalamus is connected to pituitary by infundibulum. infundibulum को stalk भी कहते हैं। अगला है hypothalamus contains several group of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones for regulating wide spectrum of the body functions. Adenohypophysis part of pituitary gland connected to the hypothalamus by hypophyseal portal system. Neurohypophysis part of pituitary gland connect with the hypothalamus by axons of neurons. Clear है? यस सर। अगला है hypothalamus Yes, sir. regulate the function of pituitary gland so called master of master gland. ठीक,
चलिए अब आता है रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या आता है? Releasing and inhibitory Releasing hormones of inhibitory hypothalamus. hormone of hypothalamus. हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की हेल्प से हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम को वेन्स बना रही हैं, आर्टरी बना रही हैं? बोलो। वेन्स। वेन्स, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पोर्टल सिस्टम हमेशा वेन से बनता है, मैंने सर्कुलेटरी Vein से सिस्टम में बताया था, Yes. अगर याद हो तो। याद करते हो? Yes, याद है? yes. हाँ, तो हाइपोफाइजियल sir. पोर्टल सिस्टम की हेल्प से हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन कहाँ पहुंचते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं और वहां पर हार्मोन को रिलीज और इनिबिट करते हैं। क्लियर? तो इसके नीचे तो मैंने हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनिबिटरी फैक्टर दिखाए हैं और इसके नीचे कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से वो दिखाए हैं। चलिए स्टार्ट करें कहानी। Yes, sir. चलिए, तो बेटा पहला जो रिलीजिंग फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा उसका नाम है GRH। GRH की फुल फॉर्म ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको? Growth releasing hormone. Releasing हाँ हाँ, इसको सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, इसको सोमेटोक्राइनिन भी कह सकते हैं, तीनों नाम एक ही हैं। ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से आएगा। पॉजिटिव का मतलब रिलीज होना, निगेटिव का मतलब इनहिबिट होना। तो यानी कि ये आएंगे और किसको रिलीज कराएगा? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को या Hormone. एसटीएच। एसटीएच की फुल फॉर्म बताओ। Somatotropin hormone. Somatotropin hormone. सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो पहला हार्मोन रिलीज हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. अगला Yes, sir. Yes. अगला फैक्टर है GIH। GIH की अब फुल फॉर्म आप ही बताओगे। ग्रोथ Growth इनिबिटरी हार्मोन, inhibitory hormone. जिसको Inhibitory hormone. जिसको सोमेटोस्टाटिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोमेटोस्टाटिन। Somatostatin. सोमेटोस्टाटिन, TIN आना था या निन लिख दिया इसने, सोमेटोस्टाटिन TIN, सोमेटोस्टाटिन आता है। ठीक है, तो सोमेटोस्टाटिन किसको इनिबिट कर देता है जल्दी बताओ? ग्रोथ हार्मोन को, यानी कि Growth. एसटीएच को इनिबिट करता है। यानी कि सिंपल वर्ड में ये है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, हाइपोथैलेमस से GRH ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है और GIH उसको इनिबिट करता है, डेट्स ऑल। अरे नहीं, बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई सर। इसके बाद बेटा अगला जो है फैक्टर उसका नाम है TRH। TRH की फुल फॉर्म आप खुद बताओगे। Thyroid releasing hormone. हार्मोन। हाँ बिल्कुल सही, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर पार्ट में आएगा और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? TSH, जिसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या फुल फॉर्म है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन। चलिए अगला फैक्टर है बेटा CRH। CRH की फुल फॉर्म है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये बेटा ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से आएगा और एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ACTH। और ACTH की फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बताओ ACTH की फुल फॉर्म बताओ। Adrenocorticotropic hormone. एडिनो नहीं, एड्रीनो। एड्रीनो ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसके बाद बेटा आएगा GnRH, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आएगा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? GnH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगला आता है PRH। PRH को बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और ये रिलीज कराता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को।
अगला आता है एमआरएच जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, और ये रिलीज कराता है एमएसएच को यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अगला आता है एमआईएच जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट इनिबिटरी हार्मोन, और ये इनिबिट कर देता है एमएसएच को। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर हाइपोफाइजर पोर्टल सिस्टम की हेल्प से एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं और हार्मोन को रिलीज कराते हैं और इनिबिट करते हैं। बताइए आपको समझ में आए नहीं आए? यस सर। Yes, बोलो। sir. आगे. आ गए? Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हुए एंटीरियर पार्ट से? जल्दी से नाम बताओ सारे हार्मोन के। ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन, हाँ थायराइड हाँ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ऑर्टिट्रोपिक हार्मोन, हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और पीआरएच प्रोलैक्टिन हार्मोन। और एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी तो एंटीरियर पार्ट से रिलीज हो रहा है। यस Yes, sir. मीडिया से। ठीक है ना? हाँ Yes. लेकिन किस पार्ट से? पार्स इंटरमीडिया से। पार्स इंटरमीडिया। बेटा पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया बोथ आर द पार्ट ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस ना। तो जब अपना Yes. एडिनो हाइपोफाइसिस तो दोनों को जोड़ोगे आप, है ना? यस सर। पोस्टीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? ऑक्सीटोसिन, सिबेसिफ्रेन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन। क्लियर? यस सर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। अब स्टार्ट होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मेरे ख्याल से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या रिलेशन है आपको समझ में आ ही गया होगा ये सब। यस सर। Yes, चलिए sir. अब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। आप लोग ना एकदम पार्टिसिपेट करा करो जैसे किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किसके थ्रू अटैच थी? हाइपोफाइजल पोर्टल। हाइपोफाइज, मैंने Hypophyse. स्टॉक के थ्रू। इनफंडिबुलम। Stop. हाँ Infundibulum. इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है स्टॉक ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड चूंकि सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को रेगुलेट करती है इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपसे पूछें स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है तो आप बताओगे पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर आपसे पूछें लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है? ओके सर। और पिट्यूटरी ग्लैंड का बेटा रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। इसका वेट कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है। और इसका साइज कितना होता है? 1.5 mm होता है। ठीक है? और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो साइज होता है बेटा फीमेल के अंदर बड़ा होता है और मेल के अंदर छोटा होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फीमेल के अंदर बड़ा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल के अंदर हार्मोन्स मेल के कंपेयर में ज्यादा होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? यस ठीक सर। है? दूसरी बात बेटा ड्यूरिंग Yes. प्रेगनेंसी, जिस वक्त प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस समय हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखो वही चीज लिखी हुई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, स्टॉक ग्लैंड और बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ये बैंड लिख दिया था बच्चे ने, BAND, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, reddish brown in color, about 1.5 mm in size and about 0.5 gram in weight। सब चीजें लिखी हुई हैं। Size of pituitary gland is greater in female than males। At the time of pregnancy, size of pituitary gland increase। बताइए सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। ठीक है? ये हार्मोन एक्शन टॉपिक बेटा सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था उस समय पहले पढ़ा दिया था, तो ये बाद में आ जाएगा। चलिए चलिए तो बेटा इतना समझ में आ गया। अच्छा अब मुझे बताइए, अब आता है पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या आता है? पार्ट्स ऑफ पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बताओ बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं? कौन बच्चा बता रहा है? दो पार्ट हैं सर। दो हाँ, पार्ट। कौन कौन से? एडिनो हाइपोफाइजिस, न्यूरो हाइपोफाइजिस। हाँ एडिनो हाइपोफाइसिस। देखो और सबके साथ शेयर है ना स्क्रीन? यस यस सर। Yes, हाँ sir. तो एंटीरियर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट अप्रोक्सीमेटली 75% होता है, ये अबाउट 25% होता है। एंटीरियर पार्ट के दो पार्ट होते हैं, पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया। पास डिस्टेलिस से सेक्रीट ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेप्ट एमएसएच, एमएसएच को छोड़ के बाकी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। जबकि पास इंटरमीडिया से सेक्रीट होता है ओनली एमएसएच हार्मोन। ठीक है? जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको ऑल्सो कॉल्ड पास नर्वोसा भी कहते हैं। इससे दो हार्मोन
हार्मोन होते हैं एडीएच और वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। एडीएच और वैसोप्रेसिन सेक्रीट फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जबकि ये सेक्रीट होता है फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस से। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। और ये सारे हार्मोन सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस में होते हैं, लेकिन स्टोर्ड कहाँ होते हैं? इन हैरिंग बॉडीज ऑफ एक्सॉन्स इन न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आता है हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। तो सबसे पहले हम एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन और उसके फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस के पार्ट और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। तो फर्स्ट हार्मोन का नाम बेटा क्या है? ग्रोथ हार्मोन, जीएच। ये इसको बोलते हैं एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक भी कह सकते हैं, सोमेटोट्रोपिन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो जीएच का फंक्शन क्या है? फंक्शन चलिए नाम से पता लग रहा है, हमने कहा ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ये क्या करेगा? बॉडी की ग्रोथ करेगा। तो बॉडी की ग्रोथ अगर हो रही है तो इसका मतलब लंबाई बढ़ रही है। अरे बोलिए। Yes, sir. और Yes, sir. लंबाई बढ़ने का मतलब क्या है? इलोंगेशन ऑफ स्केलेटन। इसका मतलब जो बॉडी का जो स्केलेटन है उसकी लंबाई बढ़ रही है, इलोंगेट कर रहा है वो, यानी कि अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे तीन फंक्शन करेगा, मेन तीन फंक्शन करेगा। जब बोन की ग्रोथ, जब बोन इलोंगेट होगी, इलोंगेशन ऑफ बोन होगा, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? इंटेस्टाइन के अंदर फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, पहला फंक्शन। अरे बोलो। Yes, sir. दूसरा फंक्शन, जब बॉडी की ग्रोथ बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, तो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनका साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो आप तो जानते हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं सब किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगा? प्रमोट कर देगा। इसको प्रोटीन एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा, जब बेटा बॉडी की ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो उस समय बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को कंजर्व कर देगा बॉडी के अंदर, यानी कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा ब्लड के अंदर, ताकि ज्यादा ब्लड ग्लूकोज यूज हो। तो Yes, कैसे sir. कैसे कैसे ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है? ये क्या करता है? जो लीवर्स के अंदर जो सेल होती हैं हिपैटोसाइट सेल्स, उन सेल्स को ये स्टिमुलेट कर देता है। तो हिपैटोसाइट सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है, और फिर ग्लूकोज में टूटने के बाद ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ठीक है। तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, जबकि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो यानी कि ये बताओ, इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? डायबिटोजेनिक इफेक्ट। नहीं बात समझ में आई? कौन सा इफेक्ट कर रहा है सर? डायबिटोजेनिक इफेक्ट। Diabetes. डायबिटोजेनिक ना बेटा। डायबिटीज क्यों होती है? जब इंसुलिन कम बनता है बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज बढ़ जाता है ना ब्लड में, तभी तो डायबिटीज होती है। Yes, sir. Yes. और ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को और बढ़ा रहा है, तो डायबिटीज को बढ़ा रहा है, तो डायबिटोजेनिक इफेक्ट हुआ ना, यानी कि अपोजिट कर रहा है फंक्शन किसके? इंसुलिन के। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो Yes, तीन sir. Yes, तो इसका sir. मतलब इसने तीन फंक्शन किए। पहला फंक्शन इसने क्या करा? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में बढ़ा दिया। सेकंड फंक्शन क्या कर दिया? प्रोटीन एनाबॉलिज्म को बढ़ा दिया, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा दिया। और तीसरा काम क्या कर दिया? कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को कंजर्व कर दिया ब्लड के अंदर। बोलो यस या नो। Yes, sir. तो देखो ये लिखा हुआ है, Yes, sir. इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ बॉडी बाय प्रमोटिंग, प्रमोटिंग मतलब बढ़ाना, बाय प्रमोटिंग प्रोटीन एनाबॉलिज्म यानी कि फॉर्मेशन, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देता है, एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज एटसेट्रा। बताओ तीनों फंक्शंस क्लियर हो गए? Yes, sir. तो इन तीनों फंक्शंस की वजह से होगा क्या? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन, ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड अदर पार्ट ऑफ स्केलेटन। चलिए अब बेटा अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल रिलीज हो रहा है तो बॉडी की ग्रोथ भी नॉर्मल ही होगी, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल रिलीज हो, यानी कि बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन या तो कम रिलीज होगा या ज्यादा रिलीज होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर कम रिलीज होगा तो हम बोलेंगे हाइपोसिक्रीशन, और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होगा तो हम बोलेंगे हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन की वजह से बॉडी के साइज में भी इफेक्ट आएगा। अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है। तो सबसे पहले दिया हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपोसिक्रीशन का मतलब कम सेक्रेट हो रहा है, लेस सिक्रीशन या मोर सिक्रीशन? Less secretion. लेस Less, less. लेस सिक्रीशन।
तो बेटा ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हम दो कंडीशन में देखेंगे, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तब क्या इफेक्ट शो करेगा, और प्यूबर्टी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट हो रहा है तो क्या होगा। प्यूबर्टी होती है 13 और 14 साल की एज, मेल और फीमेल के अंदर। अगर 13 या 14 साल से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट होता है तो हम बोलते हैं बिफोर प्यूबर्टी। 13 और 14 साल के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो बोलते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। अरे क्लियर है? यस सर। तो बेटा बिफोर प्यूबर्टी अगर ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी यानी कि 13 या 14 साल से पहले ही कम सेक्रेट हो, यानी कि बचपन से ही कम सेक्रेट हो रहा हो, तो बच्चों की साइज, बच्चों की जो लंबाई है वो क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। छोटी रह जाएगी। उनको कहा जाता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। और उन ड्वार्फ यानी उनको बोला जाता है मिडगट्स। आपने बताओ सर्कस में बोने देखे हैं? यस सर। यस सर। बोलो। सर्कस में तो नहीं देखे, वैसे देखे हैं सर। देखे है ना? तो जो ड्वार्फ होते हैं, ड्वार्फ को कहते हैं मिडगट। ड्वार्फ को क्या बोलते हैं? मिडगट। मिडगट। और बोनेपन को यानी कि उस फॉर्म को बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। नई बात समझ में आई? नई बात यस समझ में सर। आई? पकड़ रहे हैं ना पॉइंट्स अभी में क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, ठीक है, sir. यस चलिए सर। मैं आपको डायग्राम दिखा के चलता हूँ। देखो, दिख रहा है ये? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये मिडगट है, ये मिडगट है, ये बोना है। आप इसको देख के आपको सब सारे आइडिया लग जाएंगे। ये हमारी तरह ही इंटेलिजेंट है, जैसे हम होशियार होते हैं ये भी होशियार होता है। ठीक है, सब कुछ हमारे जैसा ही है, कोई भी फर्क नहीं है। बस एक चीज का फर्क है, इसकी लंबाई बॉडी की कम हो जाती है। बॉडी की लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और हाथ पैर का साइज भी छोटा हो जाता है। नहीं बात समझ में आ रही? जल्दी जल्दी बोला करो कि हाँ से समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो तो सर देखो इसमें फीचर्स जेनेटिकली में आगे क्या भी हुआ बढ़ेगा, है। जेनेटिकली आगे कैरी फॉरवर्ड भी होगा मिडगेट। अगर जीन्स में चला जाए तो होगा। ओके सर। तो बेटा फीचर्स क्या है? स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ क्यों? स्टंटेड ग्रोथ का मतलब छोटी ग्रोथ रह जाती है। क्यों? क्योंकि स्केलेटन का साइज नहीं होता, क्योंकि वो प्रीमैच्योर ग्रोथ नहीं करता। तो देखो लिखा है ड्यू टू प्रीमैच्योर स्टॉपेज ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन। ठीक है, यानी कि स्केलेटन Yes. का जो डेवलपमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हाइट कैसी रह जाती है? छोटी रह जाती है। तो उनको कहा जाता है, अपन को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी 14 साल के बाद हाइपोसिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन। सपोज 13-14 साल तक तो अच्छा रिलीज हुआ, हो गया। तो 13-14 साल तक जितने, उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से या हाथ और पैर हो जाता है और फेस का साइज भी छोटा हो जाता है। को नॉर्म होती है नॉर्मल इंटेलिजेंस। जैसे हम लोग होशियार होते हैं ऐसे ही वो होशियार होते हैं, सिर्फ फर्क इतना है बट स्मॉल हैंड्स फीट एंड फेस, उनके हाथ पैर और फेस छोटे हो जाते हैं। दिखा देता हूँ कैसे। सर तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो सेम ही हो गया वो हाँ, वहाँ पे भी। डिफरेंस क्यों नहीं हुआ? वो बिफोर है या आफ्टर प्यूबर्टी है, फर्क नहीं है। अच्छा ओके सर। ये देखिए, जैसे अगर हाथ का देखें तो देखिए नॉर्मल हाथ का साइज ये होता है। ठीक है, इनका हाथ देखो साइज छोटा हो गया हाथ। ओके सर। ये है, ठीक है, ये एक्रोमिक क्रिया हो गया। नहीं बात समझ में आई? यस सर। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अगला आता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन क्या होता है? ज्यादा अमाउंट पे रिलीज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है। ज्यादा अमाउंट। तो यहाँ पे भी देखो बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो रहा है तब क्या होगा, आफ्टर प्यूबर्टी हो रहा है तब क्या होगा। अगर बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होता है तो कॉज कर देता है जाइजाइटिज्म। क्या कॉज कर देता है? Gigantism. जाइजाइटिज्म। ठीक है, जाइंट। Gigantism. हाँ, और जाइंट का मतलब क्या होता है? दैत्य, यानी कि
शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो जाएगी, हाथ पैर बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है, हाथ पैर क्या हो जाएंगे, बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है, देखने में शरीर कैसा हो जाएगा, दैत्य की तरह हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, देखते ही पता लग जाएगा, नहीं दिखा? यस सर। दिख गया सर। लो देख लो, सर ये इनकी हाइट तो फिर बहुत बड़ी होगी, 6 फुट 7 फुट वाले होंगे ये। 6 फुट 7 फुट नहीं, 10 फुट। 10 फुट छह ज्यादा फुट। बढ़िया। इतने बड़े वाले नहीं देखे, लेकिन इससे थोड़े छोटे वाले देखे हैं। हाँ तो छोटे वाले देखे होंगे ना, इतने बड़े वाले भी हैं धरती पे, ठीक है ना, ठीक है ना, देख रहे हो? यस अब तुम देख लो, यस सर। ठीक है, ये जाइटिज्म है, ठीक है, इनमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो गया, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी, तो इसलिए इनका साइज सर इतना ये बड़ा हो गया, होंगे सर। ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है फीचर्स में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इन हाइट कॉज्ड बाय एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन चाइल्डहुड, यानी कि जो हाथ पैर हैं चाइल्डहुड से ही लंबे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका शरीर दैत्य जैसा हो जाता है, और द लिम्स आर लॉन्ग एंड हैंड्स आर लार्ज, इनके हाथ पैर लंबे लंबे हो जाते हैं, वही मैं बार बार कह रहा हूँ। आफ्टर प्यूबर्टी, अगर आफ्टर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए तो कह देते हैं एक्रोमेगैली, क्या बोलते हैं? Acromegaly. हाँ, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, खली, खली का नाम सुना है आप लोगों ने, WWF चैंपियन है, यस Yes, द sir. ग्रेट खली, ठीक है। चलो एक्रोमेगैली दिखाता हूँ पहले, अब मेरी बात को समझना, देखो कहीं पे खली का होगा फोटो, ये रहा, देखो खली के नीचे क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा हुआ है? एक्रोमेगली Acromegaly. लिखा हुआ है एक्रोमेगैली। खली जो था, Yes. खली की 13-14 साल तक लंबाई नॉर्मल थी, 13-14 साल के बाद इसकी लंबाई एकदम से एबनॉर्मली इंक्रीज हुआ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट पे सेक्रेट हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से इसका हाथ लंबे हो गए, इसके पैर लंबे हो गए, इसके जो हैंड है वो लंबे लंबे हो गए, इसका जबड़ा जॉ लंबा हो गया, इसकी नाक लंबी हो गई, इसके कान लंबे हो गए, और ये बन गया द ग्रेट खली, तो मतलब ओवरऑल तो उसको फायदा ही हो गया ना, है। ओवरऑल तो फायदा ही हुआ ना। अब फायदा हो गया, अगर सही जगह पहुंच गया तो फायदा हो गया, वरना तो बेटा फिर कोई लोग बात भी नहीं करते, जब रोड पे चलेगा तो सिर्फ ये दिखाई देगा, कोई और तो दिखाई देगा नहीं, यस सर। छोटी छोटी बसें, छोटी छोटी चीजें जा रही हैं, और ये साथ में खली देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा सर। खली मैंने देखा है, सामने से खली मैंने आपने ना देखा है, देखी? खली आया है यहाँ पे, मैंने उसकी रेसलिंग भी देखी है। तो खली जो है, खली के सामने अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मैं छोटा सा हूँ, मुझे वो उठा के ऐसे हाथ पे घुमा सकता है, इतना सर बड़ा आपसे साइज हाइट में डबल है। होगा, सर इसकी हाइट डबल कितनी है? हाइट उसकी कम से कम होगी 8.5 फुट के आसपास। काफी है। हाँ, 8.5 फुट। हाँ बहुत लंबी हाइट होती है, मतलब ये जो छत है, छत को भी छू देगा हाथ से आराम से। सर वो अपने घर में रहता कैसे होगा फिर? झुक झुक के जाना पड़ता होगा उसे तो। तो बेटा घर में यही तो रहता हुआ है। था, यही तो था कि उसने इसी चीज को तो अमेरिका को बोला था, अमेरिका ने उसको जो है वीजा दिया था, और उसको कहा था कि तुम हमारे यहाँ पे आओ और WWF चैंपियनशिप लड़ो। उसने कहा एक तो मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, और ये किसी वो उसमें पुलिस में काम करता था, ये हवलदार या कुछ ऐसे था, कांस्टेबल, ये तो पंजाब पुलिस में था ये। पंजाब पुलिस में, ठीक है। इसको वहां बुला लिया, अब उन्होंने बुला तो लिया, अब इसने कहा कि मेरी डाइट बहुत है, ये खाता खूब था, सरकार अमेरिका वाले परेशान हो गए, फिर उन्होंने एक छोटा सा रूम दिया था इसे रहने के लिए, उसके अंदर ये घुस नहीं पाता था, एंटर नहीं हो पाता था, तो इसने वहां पे कहा कि मैं यहाँ नहीं रह पा रहा, मैं गाँव जा रहा हूँ, फिर उन्होंने इसे बड़ा घर दिया, खाने को खूब सारा दिया, तब ये रहा वहां पर, ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी का साइज बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, खाना पीना भी तो ज्यादा चाहिए बॉडी को, एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए, यस सर। यस सर। तो मेरे को भी प्रॉब्लम होती है इसको, है क्या चीज? तो मेरे को बोलने में भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी, खाली। कैरिंग्स भी बड़ा है ना इसका, डब्बे जैसा, यस ठीक है। सर वो ऐड भी तो की थी इसने, फिर मुझे मेरी मौसी ने बताया। हाँ वो तो मुझे पता नहीं। तो देखो इस पे लिखा है एनलार्ज हैंड्स, इसके हाथ बहुत लंबे लंबे हैं, फीट पैर लंबे हैं, जॉ लंबा है, नोज बड़ा है, ईयर, फेशियल बोन्स, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी चीजें, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा,
ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होती है, बहुत ज्यादा लंबाई हो जाती है, तो जैसे आप लोगों को देखा, जब पेड़ ज्यादा लंबा हो जाता है तो झुक जाता है, ऐसे ही जब Yes. आदमी बहुत लंबा हो जाता है तो उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बैंड हो जाती है आगे की तरफ। दिस इज कॉल्ड काइफोसिस, यानी कि उसके क्या बन जाता है, पीछे हम्प बन जाता है, कुबड़ बन जाता है। तो देखो लिखा है, समटाइम ए पर्सन डेवलप ए हम्प, हम्प का मतलब कुबड़, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कॉल्ड काइफोसिस। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बत अच्छा, अब बेटा एक बात तो सुनो, ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट का एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी पे डायरेक्टली काम करता है। बाकी जितने भी एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, फिर उस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं और तब जाके फंक्शन करते हैं। लेकिन डायरेक्टली केवल एक ही हार्मोन है एडिनो हाइपोफाइसिस का जो बॉडी पे एक्ट करता है, उसका क्या नाम है? Growth hormone. ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, यानी कि क्या शो करता है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। क्या दिखाता है? Diabetogenic effect. और कैसे ग्लूकोज को बढ़ाता है, ये लीवर के अंदर हिपेटोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से स्टोर्ड ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज रिलीज होकर ब्लड में आ जाता है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, ग्रोथ हार्मोन इज द ओनली एडिनो हाइपोफाइसिस हार्मोन विच इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द बॉडी, जो डायरेक्टली बॉडी से जुड़ा होता है, वेयर एज अदर एडिनो हाइपोफाइसिस हार्मोन मोस्टली कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। केवल एक यही एडिनो हाइपोफाइसिस का हार्मोन है जो बॉडी से डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्ट रहता है। क्लियर? सेकंड, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हिपेटोसाइट सेल्स to release glucose into the blood. In this respect, growth hormone is an insulin antagonistic, यानी कि इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट इन फंक्शन, एंड thus can be related to have diabetogenic effect। कौन सा इफेक्ट शो करता है? Diabetogenic. Genic effect. जितना मैं बढ़ा रहा हूँ ना, प्रोटीन क्या? का भी प्रोटीन का भी बता दो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। इसका आपने प्रोटीन का भी बताया था ना कि प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाता है। मैंने कब बताया प्रोटीन इंक्रीज होता है? ग्रोथ हार्मोन तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता ही है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है ना। दोनों चीजें अलग अलग है ना बेटा, एक साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? तीन फंक्शन बताए थे ना, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ग्लूकोज का कंजर्वेशन कराता है यानी कि ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाता है, और तीसरा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है इंटेस्टाइन में। तीन फंक्शन नहीं तो बताए थे। चलिए अगले हार्मोन का Yes. नाम बताइए, क्या है? Thyroid. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Thyroid. हाँ, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो बेटा ये क्या करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, देखो बेटा, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड हमारे ट्रैकिया के ऊपर होती है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या नाम है बेटा? थायरोक्सिन। Thyroid. हाँ, आप इसको थायरोक्सिन हार्मोन भी कह सकते हो, इसको थायराइड हार्मोन भी कह सकते हो। और इस थायरोक्सिन हार्मोन को जो सेल्स बनाती हैं उन सेल्स का नाम है थायराइड सेल्स। क्या नाम है? Thyroid cells. Thyroid. थायराइड सेल्स। ठीक है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए जरूरत होती है आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है? आयोडीन। Iodine. आयोडीन। तो क्या होता है बेटा, मेरी बात को समझना, पीट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच हार्मोन रिलीज होता है, और ये टीएसएच रिलीज होके कहाँ जाता है, वेन्स में आ जाता है, और वेन्स की हेल्प से थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड सेल्स हैं उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा आयोडीन अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होता है, और आयोडीन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बनेगा, इसीलिए इसको नाम दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताओ पूरी मैकेनिज्म समझ में आई नहीं आई? यस सर। बोलो। यस सर।
तो देखो वही चीज यहाँ लिखी है, TSH stimulate the synthesis and secretion of thyroid hormone like thyroxine from the thyroid gland because it increase permeability of thyroid cells for iodine। क्योंकि ये जो थायराइड सेल्स हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा अमाउंट में आयोडीन एब्जॉर्ब हो, और जब आयोडीन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो थायरोक्सिन ज्यादा बनेगा, इसीलिए इसको कहा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। Yes. यानी कि TSH की हेल्प से पीट्यूटरी ग्लैंड ने किसको रेगुलेट किया? थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देखो लिखा है इट ऑल्सो कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। चलिए अगले हार्मोन का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? Adrenocorticotropic. Corticotropic hormone. हाँ देखो ये क्या करता है, बहुत ही ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। देखो देखो ये किडनी है, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? Adrenal gland. Adrenal gland. हाँ, अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को देखें, एक मिनट रुको जरा, मुझे बना के दिखाते हैं थोड़ा। देखो जैसे ये किडनी है, और किडनी में इस तरीके से ये है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? एड्रिनल ग्लैंड। Adrenal. अगर आप इसकी एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर देखते हो तो इस तरीके से दिखाई देती है ये ग्लैंड। इसमें दो पार्ट दिखाई देते हैं, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। Yes, sir. ठीक है, अब फिलहाल हम यहाँ पे अभी हम एड्रिनल ग्लैंड नहीं पढ़ रहे, इसके वो हम वहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जितना पार्ट की जरूरत है वो पढ़ेंगे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं। Yes, sir. 3 लेयर्स का हो या 3 जोन कह दो, 3 जोन्स होते हैं, 1 2 3। सबसे बाहर वाले को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड वाले को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और थर्ड वाले को बोलते हैं जोना रेटिकुलेटा। तो फिलहाल ये सब Yes. तो हम एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जोना फेसिकुलेटा की। किसकी बात कर रहे हैं? जोना Zona fasciculata. फेसिकुलेटा। और ये जो जोना फेसिकुलेटा पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ये सेक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या रिलीज करता है? Glucocorticoids. कॉर्टिकॉइड्स। 3 हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, सेकेंड हार्मोन होता है कॉर्टिसोन, और थर्ड हार्मोन होता है कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरोन, ये 3 हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो Yes, हाँ sir. या ना। Yes, ठीक है, sir. और Yes. इसमें इन तीनों में मेन हार्मोन कौन सा है इसका? कॉर्टिसोल। कौन सा मेन हार्मोन है, जल्दी बताओ। Cortisol. कॉर्टिसोल। तो बेटा ACTH हार्मोन आता है। ACTH हार्मोन जो है पीट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, रिलीज होके वेन्स में आता है, और वेन्स से कहाँ आता है? एड्रिनल ग्लैंड के जोना फेसिकुलेटा पार्ट को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ से रिलीज हो जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यानी कि पीट्यूटरी ग्लैंड ने एड्रिनल ग्लैंड से किसको रिलीज कराया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को। और किसकी हेल्प से कराया? बोलो, हेलो, Yes, sir. आपको आवाज नहीं आती क्या? सर आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया था लास्ट वाला। अरे यार इतना आसान लैंग्वेज में मैंने सिंपल वर्ड में बेटा बताया। मैंने कहा पीट्यूटरी ग्लैंड से ACTH हार्मोन रिलीज होता है, वो वेन्स के थ्रू कहाँ पहुंचता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा पास के पास पहुंचता है, और उसको स्टिमुलेट कर देता है ताकि जोना फेसिकुलेटा वाले पार्ट से क्या रिलीज हो जाए? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Glucocorticoid. तो यानी कि Sir. यहाँ पे साफ साफ प्रूफ नहीं हो गया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो रिलीज हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पीट्यूटरी ग्लैंड। और किसकी हेल्प से कंट्रोल कर रहा है?
किसकी हेल्प से AC कंट्रोल कर रहा है? अरे बोलो। एसी। यार कॉन्फिडेंस नहीं दिखता बच्चों में, कैसे बताऊंगा आप लोगों को? किसकी हेल्प से कंट्रोल करता है? एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। एसीटीएस पिट्यूटरी हार्मोन की वजह ग्लैंड। से। ठीक है बेटा, माइंड को तेज चलाना होता है, डॉक्टर्स बनने जा रहे हो, कंपाउंडर नहीं। सीधी सिंपल वर्ड में मैंने आपसे ये कहा था कि पीट्यूटरी ग्लैंड जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो कैसे रेगुलेट करेगी? अपने हार्मोन से रेगुलेट करेगी ना बच्चों। यस सर। तो टीएसएस ने तो थायराइड ग्लैंड को क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। और एसीटीएस ने किसको कंट्रोल करा? एड्रेनल ग्लैंड को। नहीं समझ में आ रही बात अभी भी? आ गई सर। बाकी बच्चे नहीं बोलते कुछ भी। यस सर। यस आ सर। रही है सर। देखो बेटा, या तो मैं सर। बहुत खराब पढ़ाता हूँ या तो मैं बहुत खराब पढ़ाता हूँ, या मेरी बातें आपको समझ में नहीं आती। दोनों में से क्या है? नहीं सर, सर आपकी समझ में आ गलती गई। है, आप खराब आ सकते हैं। देखो मैं ना आप सर ठीक मैं थोड़ा गर्मा गर्मी को ज्यादा वैल्यू देता हूँ। मतलब पढ़ाई होनी चाहिए एकदम जोश के साथ, इंटरेक्शन के साथ। वो ढीलेपंथी वाली पढ़ाई नहीं चाहिए कि बैठे हैं सुस्त बस बैठे हैं, किताब लेके बैठे हैं, कहानियां चल रही हैं और कहानियां चलती जा रही हैं, कहानियां खत्म हो रही हैं। वो सब नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को चाहिए जोश पढ़ने का। आप में इच्छा होनी चाहिए सीखने की, मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए पढ़ाने की। तभी तो एक तभी तभी होता है सिलेक्शन, वरना तो बेकार है पढ़ाई लिखाई, छोड़ दो सब। बताओ कौन सा चाहिए तुम्हें? वो सुस्त वाला चाहिए कि वो जो नींद आती रहे बैठ के बस पढ़ते रहो, वो चाहिए पढ़ाई? नो सर। नो सर। तो बेटा इंटरेक्शन इंटरेक्शन बनाओ ना मेरे साथ। टीचर के साथ इंटरेक्शन बनाओ, तभी तो सीखोगे। डर किस बात का है भाई? मैं ऑनलाइन में तुम्हें डांट दूंगा, क्या कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ? क्यों डर रहे हो? सीखना है, सीखना है। सीखने के लिए इंटरेक्शन बनाना जरूरी होता है। ठीक है, यस तो सर। तो रटने की जरूरत क्या है? ए सिंपल सी वर्ड है, पीट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएस रिलीज हुआ, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा पार्ट को स्टिमुलेट कर दिया और क्या रिलीज करा दिया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हो गया फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। रटने की जरूरत है? नो सर। नो सर। तो देखो यही चीज यहाँ लिखी है, ACTS control the structure and function of adrenal cortex, especially secretion of glucocorticoids from zona fasciculata of adrenal cortex. It stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids like cortisol, cortisone and corticosterone. बताइए समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। ठीक है, चलिए।